हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास में। देखिए, लास्ट क्लास में अपन ने जो पढ़ा था वो था ऋणायन विनिमय, और ऋणायन विनिमय किस प्रकार का होता है वो सारा कंप्लीट कर लिया था। और आज का अपना जो टॉपिक है वो है धनायन विनिमय क्षमता, कैटायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी। मैंने कहा था ना कि ऋणायन विनिमय के नाम से जो भी है वो यही है, इसके बाद कुछ नहीं आएगा। अब अपन जो पढ़े सारा का सारा वो धनायन के बारे में पढ़ेंगे, और आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज का अपना टॉपिक है धनायन विनिमय क्षमता। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज की क्लास, और टॉपिक रहेगा धनायन विनिमय क्षमता। हाँ जी, आज का टॉपिक है मृदा की धनायन विनिमय क्षमता। मृदा की धनायन विनिमय क्षमता या CEC, कैटायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी। हाँ जी, आज की अपनी क्लास मृदा की धनायन विनिमय क्षमता या कैटायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी CEC। देखो, कोई भी मृदा है, किसी भी मृदा संकीर्ण के लिए उस मृदा के द्वारा जितने अधिक धनायनों को विनिमय करने की कैपेसिटी पाई जाती है वही एक्चुअल में उस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता कहलाती है। और धनायन विनिमय क्षमता निर्भर करती है उसमें उपस्थित पाए जाने वाले धनायनों पर। यानी किसी मृदा के द्वारा उतने ही धनायनों का विनिमय होगा, उतने ही धनायन अधिक मात्रा में विनिमय होंगे जितने उसके पास ऑलरेडी उपस्थित है। अगर किसी के पास टोटल 4 धनायन है तो वो 10 धनायनों का विनिमय नहीं कर सकता। किसी के पास 15, 20, 50 धनायन अगर उपस्थित है तो वो 10, 12, 15, 20 धनायनों का विनिमय कर सकता है। तो किसी मृदा के पास धनायनों की जितनी ज्यादा मात्रा होगी, किसी मृदा के पास पहले से जितने अधिक मात्रा में धनायन उपस्थित होंगे, उस मृदा के द्वारा किए गए धनायनों की विनिमय की क्षमता भी क्या होगी? अधिक होगी। तो किसी मृदा की धनायन विनिमय क्षमता वास्तव में उस मृदा की उस क्षमता को दर्शाती है जो धनायनों के विनिमय को प्रदर्शित कर सकती है। ठीक है ना? देखो, ध्यान से देखना, एक मृदा संकीर्ण है। मृदा संकीर्ण शब्द कई बार काम में ले लिया अपन, मृदाओं के लिए काम में ले लिए। कोई मृदा संकीर्ण या मृदा है, उस मृदा के पास पहले से धनायन अधिक मात्रा में है, और यदि ये किसी और विलयन के संपर्क में आए तो यदि पहले से धनायन अधिक मात्रा में है तो क्या हो सकता है? आपस में धनायन विनिमय करने की मात्रा या वो धनायनों की संख्या जो इनके बीच में विनिमय हो रही है उनकी संख्या बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? और यदि किसी मृदा में पहले से धनायन 1-2 ही है तो बताइए ये अधिक मात्रा में धनायन विनिमय कर सकता है क्या? तो एक्चुअल में धनायन विनिमय क्षमता किसी मृदा में उपस्थित धनायनों की मात्रा तथा उसकी उस क्षमता को दर्शाती है जो वो पोषक तत्व या किसी अन्य तत्व उपस्थित होने की उपस्थिति में विनिमय कर सकते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, आज की टॉपिक, आज की जो क्लास स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट हो रही है मृदा की धनायन विनिमय क्षमता से। तो आप लोग हेडिंग डालो, मृदा की धनायन विनिमय क्षमता। मृदा की धनायन विनिमय क्षमता। मृदा की धनायन विनिमय क्षमता। अब मैं बार बार कह रहा हूं कि मृदा की धनायन विनिमय क्षमता एक्चुअल में समझाने की कोशिश तो ये की जा रही है कि उसके द्वारा कितने धनायनों का विनिमय हो रहा है, लेकिन वास्तव में उसके उपस्थित जो धनायनों की मात्रा है उसको प्रदर्शित कर रही है। क्योंकि अगर धनायन ज्यादा होंगे तो विनिमय की क्षमता भी ज्यादा होगी, अगर धनायन कम होंगे तो विनिमय की क्षमता भी क्या होगी? कम होगी। तो हेडिंग डालिए, मृदा की धनायन विनिमय क्षमता या कैटायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी CEC। ठीक है ना? और सबसे पहले ये लिखिए, किसी मृदा की धनायन विनिमय क्षमता, ब्रैकेट में CEC लिखना क्योंकि आगे CEC लिखेंगे। किसी मृदा की धनायन विनिमय क्षमता वास्तव में उस मृदा में उपस्थित धनायनों की कुल मात्रा के बारे में बताती है।
किसी मर्दा की धनायन विनिमय क्षमता कैटायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी वास्तव में उस मर्दा में उपस्थित धनायनों की कुल मात्रा के बारे में बताती है। किसी मर्दा की धनायन विनिमय क्षमता वास्तव में उस मर्दा में उपस्थित कुल धनायनों की मात्रा के बारे में बताते हैं। ठीक है ना। अब देखो जी, अगर आप धनायनों की कुल मात्रा के बारे में बात कर रहे हैं तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि धनायनों की जो कुल मात्रा है उसे प्रदर्शित करने के लिए एक्चुअल में क्या होता है, धनायनों की कुल मात्रा प्रदर्शित करने के लिए अपन वैसे ही अंदाजा नहीं लगा सकते। एक मर्दा है वो आपने लिखे खूब सारी और एक मर्दा थोड़ी सी ले रहे हो, फिर देखो कि इसके पास कुल धनायन कितने हैं, इसके पास कुल धनायन कितने हैं, तो अंदाजा नहीं लगाया जाता। हमें एक मानक मात्रा लेनी पड़ेगी, भी इतनी मात्रा यदि ली जाए तो उसमें जो धनायन है उसकी संख्या अगर देखें तो उस हिसाब से इन्होंने क्या किया। देखो इस चीज को समझने के लिए यहाँ तक हो गया ना। अब देखिए इस चीज को समझने के लिए इन्होंने एक मानक मात्रा संदर्भ मात्रा ली और वो जो मानक मात्रा थी वो थी 1 किलोग्राम। क्या थी? 1 किलोग्राम। और 1 किलोग्राम भी कौन सी थी? शुष्क। किसी भी प्रकार की नमी या जल इसमें उपस्थित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम शुष्क मृदा की बात कर रहे हैं। शुष्क मृदा की स्थिति में ही धनायनों की वास्तविक क्षमता या संख्या ज्ञात की जा सकती है। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ जो मात्रा ज्ञात की जा रही है वो शुष्क मात्रा 1 किलोग्राम शुष्क जो मृदा है उसमें देखी जा रही है। और 1 किलोग्राम शुष्क मृदा के अंदर जो आप मात्रा देखोगे धनायनों की वो हम मोल में ज्ञात करते हैं, और मोल वास्तव में बहुत बड़ी संख्या है। तो उसको छोटा करने के लिए हमने क्या कर दिया, इसके साथ सेंटी लगा दिया। जैसे मीटर होता है बहुत बड़ा, छोटी मात्रा में नापना हो तो मीटर में ना नाप के अपन क्या करते हैं सेंटीमीटर में, उससे छोटा करना हो तो मिलीमीटर में। ऐसे ही यहाँ 1 किलोग्राम में कितने मोल धनायन है ये निकाल रहे हैं, लेकिन मोल वास्तव में बड़ी मात्रा है तो हम क्या लगा देंगे सेंटी। क्या लगा देंगे? सेंटी। तो इसके लिए जो मात्रक काम में लिया जाता है, ये समझा रहा हूँ, लिखना नहीं आपको, इसका जो मात्रक होता है वो होता है सेंटीमोल प्रति किलोग्राम या सेंटीमोल किलोग्राम इनवर्स। ये प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। पूछा गया है, पूछा जाएगा टेस्टों में, हाफ ईयरली में आपके जब भी पेपर होंगे इस चैप्टर का उससे एक क्वेश्चन आएगा कि कैटायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी या धनायन विनिमय क्षमता का मात्रक क्या होता है, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। और कई बार ये आता है कि पहले कौन सा मात्रक काम में लिया जाता था। वर्तमान में जो मात्रक काम में लिया जाता है वो क्या है? सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। और पहले क्या काम में लिया जाता था वो भी आगे बताऊंगा। ठीक है ना। तो देखिए जी, आपने इतना लिख लिया कि किसी मृदा की धनायन विनिमय क्षमता वास्तव में उस मृदा में उपस्थित धनायनों की कुल मात्रा के बारे में बताती है। ये चीज हो गई ना। अब लिखिए, देखिए धनायन विनिमय क्षमता के लिए मात्रक, धनायन विनिमय क्षमता के लिए मात्रक सेंटीमोल प्रति किलोग्राम काम में लिया जाता है। ये दोनों लिख लेना, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। सेंटी के लिए हमेशा सी आता है और मोल का मोल आ गया और किलोग्राम के ऊपर माइनस लगा दी, मतलब ये प्रति हो गया, क्योंकि इसके बटा में जो चीज है ना वो ऊपर जाएगी तो माइनस लग जाएगी, नहीं लग जाएगी। इसका मात्रक क्या हो गया? सेंटीमोल प्रति किलोग्राम या सेंटीमोल किलोग्राम इनवर्स। ठीक है ना। तो ये चीज देख लो, इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट के साथ लिख देना, एग्जाम में आने वाला प्रश्न। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट के साथ देख लेना, एग्जाम में आने वाला प्रश्न। एक ऐसा प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जाता है, और एग्जाम में आए या ना आए तुम्हारे टेस्टों में, क्लास टेस्टों में तो पूछा जाएगा ही जाएगा। ठीक है। तो क्या हो गया, किसी मृदा की धनायन विनिमय क्षमता दर्शाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए जो मात्रक काम में लेते हैं वो मात्रक क्या होता है? सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। सेंटी को सी से दर्शाते हैं, मोल के लिए MOL, और प्रति किलोग्राम के लिए अपन ने क्या कर दिया? प्रति साइन यहाँ से हटा दिया। और आपको पता है कि बटा में जो चीज होती है वो ऊपर आती है तो इनवर्स आ जाता है, तो साथ में अपन ने क्या लगा दिया? माइनस। तो सेंटीमोल किलोग्राम इनवर्स। ठीक है ना। तो इतना काम हो गया। तो हमने क्या लिखा है, किसी मृदा की धनायन विनिमय क्षमता जो होती है वो वास्तव में उस मृदा में उपस्थित धनायनों की कुल मात्रा के बारे में ही बताती है। अच्छा, कुल मात्रा, अगर किसी में धनायनों की मात्रा ज्यादा है
तो उनके द्वारा विनिमय किए जाने वाले धनायनों की संख्या भी अपने आप ज्यादा हो जाएगी। अगर धनायनों की मात्रा कम है तो विनिमय होने वाले धनायनों की संख्या भी क्या होगी, कम। दूसरा, इसका जो मात्रक है वो है सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। अब ये शब्द आ गया प्रति किलोग्राम, किलोग्राम इनवर्स, यानी हम मानक जो मात्रा लेंगे वो लेंगे किलोग्राम। क्या लेंगे, 1 किलोग्राम। और क्या लेंगे, शुष्क। तो जब कभी भी आपको किसी मात्रा की धनायन विनिमय क्षमता ज्ञात करनी होती है तो उस समय हमेशा 1 किलोग्राम शुष्क मृदा ली जाती है। क्या ली जाती है, 1 किलोग्राम शुष्क मृदा ली जाती है। चलो 1 किलोग्राम शुष्क मृदा होगी। अब हमें क्या करना है, धनायन का भी तो एक मानक मानना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हमें पता है कि खूब सारे धनायन होते हैं, Ca+2 भी होता है, Mg+2 भी होता है, H+ भी होता है, Al+3 भी होता है। तो इनमें मानक माना गया H+। क्या माना गया, H+। और H+ को मानक इसलिए माना गया क्योंकि ये एकल धनायन है। अगर कहीं कैल्शियम+2 जा रहा है तो वहां 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अगर मैग्नीशियम+2 जा रहा है, ये +2 है, तो वहां भी 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। Al+3 है तो वहां 3 हाइड्रोजन है। तो अगर अपना हाइड्रोजन को मानक मान ले तो इन सब चीजों को समझा सकते हैं, नहीं समझा सकते। कल को आपने एल्यूमिनियम को मानक मान लिया और वहां कैल्शियम जा रहा है तो क्या समझाएंगे, 2/3। इस प्रकार से फ्रैक्शन अंक आएगा ना। तो फ्रैक्शन या इस भिन्न संख्या से बचने के लिए, इस फ्रैक्शन से बचने के लिए हमने क्या कर लिया, मानक 2 चीजों को मान लिया। पहला मानक मान लिया मृदा की मात्रा 1 किलोग्राम जो हमेशा शुष्क होनी चाहिए, और दूसरा मानक मान लिया हाइड्रोजन आयन। क्या मान लिया, हाइड्रोजन आयन। और इन्हीं के आधार पर हमने धनायन विनिमय क्षमता की परिभाषा बना दी। तो प्यारे बच्चों, अब सुनो जी, धनायन विनिमय क्षमता की परिभाषा होती क्या है, बता चुका हूं। मात्रक जो होता है वो क्या होता है, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। और मानक हमने क्या क्या माना है, ये आपको लिखने नहीं है मानक मूलक, सिर्फ याद रखने 1 किलोग्राम शुष्क मृदा को, और धनायन के रूप में क्या माना है, H+। क्या माना है, H+। तो देखो यहां से क्या परिभाषा बनती है, ठीक है ना। देखो यहां से जो परिभाषा बनेगी वो देखो इन्वर्टेड कोमा लगा के लिख रहा हूं, पहले आप सुनना उसके बाद उतारना, ठीक है ना। क्या है, 1 किलोग्राम, ये तो मानक मात्रा अपने मान्य थी, 1 किलोग्राम शुष्क मृदा, 1 किलोग्राम शुष्क मृदा द्वारा, 1 किलोग्राम शुष्क मृदा द्वारा अधिशोषित। एक बात देखना, यहाँ जो भी धनायन विनिमय होता है वो हमेशा दोलन और अधिशोषण के द्वारा होता है। तो दोलन का क्या दर्शा नहीं सकते, हाइड्रोजन की भी बात करेंगे या किसी और धनायन की बात करेंगे तो वो आएगा हमेशा किससे, अधिशोषण से। तो क्या कहते हैं कि 1 किलोग्राम शुष्क मृदा द्वारा अधिशोषित हाइड्रोजन आयन, 1 किलोग्राम शुष्क मृदा द्वारा अधिशोषित हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन होता है H+, या इसके समतुल्य धनायन। अब बात करते हैं हाइड्रोजन आयन या इसके समतुल्य धनायन। जैसे H+ है तो हाइड्रोजन आयन आ गया, ये कितना अधिशोषित हो चुका है। अब सपोज करो किसी के पास 40 धनायन थे, तो अगर 40 धनायन पहले से है तो वो 40 ही हाइड्रोजन प्लस को अधिशोषित कर सकता है, नहीं कर सकता। अच्छा हम तो कहेंगे जी कैल्शियम की बात कर रहे हैं तो Ca+2, अब Ca+2 की बात करें तो Ca+2 20 ही होगा, Ca+2 क्या होगा, 20 होगा, क्योंकि 20 Ca+2 क्या होता है, 40 हाइड्रोजन प्लस के बराबर होता है कि नहीं होता। तो हमने कंडीशन क्या लगा दी, हाइड्रोजन आयन या इसके समतुल्य धनायन, यानी परिभाषा में हमें एकल धनायन को ही मानना है। अगर कहीं द्विधनायन आ जाए तो उसका दुगुना करके, और त्रिधनायन आ जाए तो उसकी मात्रा क्या करेंगे, 3 गुनी करके फिर लिखेंगे। तो क्या हो गया, 1 किलोग्राम शुष्क मृदा द्वारा अधिशोषित हाइड्रोजन आयन या इसके समतुल्य धनायन, या इसके समतुल्य धनायन, समतुल्य धनायन की अधिशोषित मात्रा, समतुल्य धनायन की अधिशोषित मात्रा उस मृदा की धनायन
विनिमय क्षमता CEC कहलाती है। परिभाषा बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दोबारा देख लो। एक मर्दा है, सपोज करो ये एक मर्दा है। अब ये क्या कहते हैं कि इस मर्दा के द्वारा हाइड्रोजन आयन या इसके समतुल्य कोई भी आयन है, 1 किलोग्राम शुष्क मर्दा लेनी है और इस 1 किलोग्राम शुष्क मर्दा के द्वारा अधिशोषित हाइड्रोजन आयन या इसके समतुल्य यानी 1+ आवेश वाला कोई भी समतुल्य धन आयन है, उसकी अधिशोषित मात्रा, जैसे इसने 70 अधिशोषित कर लिए तो 70, 90 कर लिए तो 90, 100 कर लिए तो 100, तो वो जो मात्रा है उस धनायन की अधिशोषित मात्रा जो है वो ही उस मर्दा की धनायन विनिमय क्षमता कहलाती है। और ये सबसे पहले जो लिखा था वहां तक जाओ। अगर इसके पास पहले से 50 धनायन है तो 50 ही करेगा, 60 है तो 60 करेगा, 100 है तो 100 करेगा। तो वास्तव में धनायन विनिमय क्षमता क्या बताती है? इस मर्दा में उपस्थित कुल धनायनों के बारे में बताती है, क्योंकि पहले से जितने धनायन है उतने धनायन ही बाद में क्या किए जा सकते हैं? अधिशोषित किए जा सकते हैं। तो ये परिभाषा आ गई और इस परिभाषा को एक बार लिख लो, दोबारा समझा दूं। परिभाषा लिखिए, इन्वर्टेड कोमा लगा के लिखिए। 1 किलोग्राम शुष्क मर्दा द्वारा 1 किलोग्राम शुष्क मर्दा द्वारा अधिशोषित हाइड्रोजन आयन या इसके समतुल्य धनायन की अधिशोषित मात्रा उस मर्दा की धनायन विनिमय क्षमता या CEC कहलाती है। उस मर्दा की धनायन विनिमय क्षमता या CEC कहलाती है। धनायन विनिमय क्षमता या CEC कहलाती है। ठीक है, दोबारा देख लो। कोई भी मर्दा है, उस मर्दा के पास खूब सारे धनायन है। यदि खूब सारे धनायन है तो वो खूब सारे धनायनों का अधिशोषण कर सकती है। क्यों? क्योंकि जितने धनायनों का अधिशोषण करेगी या हाइड्रोजन आयनों का अधिशोषण करेगी उतने वापस देने पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? तो ये इसकी क्या होगी? धनायन विनिमय क्षमता। और एक मात्रा फिक्स करने के लिए हमने क्या ले लिया? 1 किलोग्राम शुष्क मर्दा ले ली। हमें क्या लेनी है? 1 किलोग्राम शुष्क मर्दा लेनी है और ये देखना है कि ये 1 किलोग्राम शुष्क मर्दा कितने हाइड्रोजन आयनों का या कितने इसके समतुल्य धनायनों का अधिशोषण कर सकती है। और जितने हाइड्रोजन आयन या इसके समतुल्य धनायन अधिशोषित होंगे यानी उनकी अधिशोषित जो मात्रा है वो ही इसकी क्या होती है? CEC, धनायन विनिमय क्षमता या कैटायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी। अब देखो जी, धनायन विनिमय क्षमता जितनी ज्यादा है उस मर्दा की धनायन धारण करने की क्षमता भी क्या होगी? ज्यादा होगी। जिस मर्दा की, अब देखो एक मर्दा है, इसकी धनायन विनिमय क्षमता 100 है, मतलब इसके पास 100 के तुल्य धनायन थे और एक की 10 ही है तो उसके पास कुल धनायन ही कितने थे? 10 थे। तो अगर धनायन विनिमय क्षमता अधिक है, जिस मर्दा की धनायन विनिमय क्षमता अधिक है अर्थात उस मर्दा की धनायन धारण करने की क्षमता भी क्या होती है? अधिक होती है। तो ये इंपोर्टेंट लगा के लिख लो। देखिए जिस मर्दा की धनायन विनिमय क्षमता जितनी अधिक होती है जिस मर्दा की धनायन विनिमय क्षमता जितनी अधिक होती है उसकी धनायन धारण करने की मात्रा भी उतनी ही अधिक होती है या वह उतना ही अधिक धनायन धारण कर सकती है। ठीक है ना? ये लाइन लिख लो। जिस मर्दा की CEC जितनी अधिक होती है वह उतने ही अधिक धनायन का धारण कर सकती है। उतने ही अधिक धनायन का धारण कर सकती है। ठीक है ना? अब देखो एक एग्जांपल देखो, हम एक एग्जांपल की बात करते हैं। कोई मर्दा है,
और सपोज करो उस मर्दा के लिए CEC का मान है 10 सेंटीमोल किलोग्राम इनवर्स। किसी मर्दा के लिए CEC का मान क्या है? 10 सेंटीमोल किलोग्राम इनवर्स। यदि किसी मर्दा की CEC 10 सेंटीमोल किलोग्राम इनवर्स है, इसका मतलब उस मर्दा का 1 किलोग्राम उसकी 1 किलोग्राम शुष्क मर्दा, वो जो मर्दा ना उसकी 1 किलोग्राम शुष्क मर्दा 10 सेंटीमोल हाइड्रोजन आयन का अधिशोषण कर सकती है। अधिशोषण कर सकती है यानी कोई मर्दा के लिए धनायन विनिमय क्षमता जो है ना वो अगर 10 है, अब मात्रा तो आ गया 10 है, इसका मतलब उसकी 1 किलोग्राम शुष्क मर्दा के द्वारा 10 सेंटीमोल हाइड्रोजन आयन। अब आपको पता है कि 10 अलग है, सेंटी का मतलब 10 की पावर माइनस 2 होता ही है, मोल 6.02 × 10⁻23 और जो भी आगे H प्लस, तो इतने हाइड्रोजन आयनों का अधिशोषण कर सकती है, यानी उसके पास इतने धनायन तो पहले से है भी। जितने धनायन होंगे ना उतने हाइड्रोजन आयनों का हमेशा क्या होता है? अधिशोषण होता है। ठीक है ना, तो ये आप एग्जांपल लिख लो। ठीक है ना, इसके बाद लिखिए एग्जांपल लिखिए। यदि किसी मर्दा के लिए, एग्जांपल लिखना, यदि किसी मर्दा के लिए CEC का मान 10 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम है, यदि किसी मर्दा के लिए CEC का मान 10 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम है, 10 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम है, तो उस 1 किलोग्राम शुष्क मर्दा द्वारा उस 1 किलोग्राम शुष्क मर्दा द्वारा 10 सेंटीमोल हाइड्रोजन आयनों का अधिशोषण किया जा सकता है। उस 1 किलोग्राम शुष्क मर्दा द्वारा 10 सेंटीमोल हाइड्रोजन आयनों का अधिशोषण किया जा सकता है, या उसकी क्षमता 10 सेंटीमोल हाइड्रोजन आयन का अधिशोषण करने की होती है, या उसकी क्षमता 10 सेंटीमोल हाइड्रोजन आयनों का अधिशोषण करने की होती है। ठीक है, अच्छा मैंने कहा था कि इसका जो अब मात्रक है वो मात्रक है सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, और इसका पहले जो मात्रक था, ठीक है ना, तो यहां लिख लो पुराना मात्रक। देखो जी, पुराना मात्रक जो था ना वो क्या था एक्चुअल में, वो किलोग्राम की जगह 100 ग्राम पे था। अब तो हम प्रति किलोग्राम की बात करते हैं, तो पहले क्या था, प्रति किलोग्राम की जगह क्या था, प्रति 100 ग्राम। तो देखो यहीं से बढ़ाएंगे, इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। अब प्रति किलोग्राम में पहले क्या था, प्रति 100 ग्राम। अब देखो जी, किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम, तो अब तो प्रति 1000 ग्राम है, और पहले प्रति 100 ग्राम था, यानी पहले 10 गुना कम था। तो अगर अपन ने इस चीज को 10 गुना कम कर दिया तो ये चीज भी 10 गुना कम होगा नहीं होगा। और सेंटी का 10 गुना कम क्या होता है, मिली। क्या होता है, मिली। तो पहले जो मात्रक था वो था मिली इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मोल से रिलेटेड है, वो मोल में दर्शाता है, इक्विवेलेंट तुल्यांक को दर्शाता है, इसको दर्शाता है तुल्यांक को। तो पहले जो मात्रक था वो था मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम, या इसे बोलते हैं मिली तुल्यांक प्रति 100 ग्राम। यानी किलोग्राम 1000 के पीछे था तो सेंटी ले लिया, और जब 100 के पीछे था तो मिली ले लिया। इसको 10 गुना कम कर दिया तो इसको भी क्या कर दिया, 10 गुना कम कर दिया। आपको पता है 10 की पावर -2 सेंटी होता है, तो 10 की पावर -3 क्या होता है, मिली होता है। ये 10 गुना कम होता है। तो 1000 से 10 गुना कम क्या है, 100। तो सेंटी से 10 गुना कम क्या है, मिली। तो पुराना मात्रक क्या है, मिली तुल्यांक प्रति 100 ग्राम। क्लियर है। तो देखो जी, आज की क्लास में याद रखने लायक जो बात है वो, सबसे पहले कैटायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी होती क्या है, दूसरा उसका मात्रक क्या है, अब क्या चल रहा है, और तीसरा उसका पुराना मात्रक क्या था। क्लियर है। तो देखो जी, मर्दा की धनायन विनिमय क्षमता या CEC मात्रक है सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, पुराना मात्रक है मिली तुल्यांक प्रति 100 ग्राम, और परिभाषा मैंने बताई थी। CEC जितनी ज्यादा होगी उतनी ही
उस मृदा की धनायन को धारण करने की क्षमता होती है अधिक। अब देखिए जी, हमें 5-7 मृदाओं का पता होना चाहिए कि किसकी धनायन विनिमय क्षमता कितनी अधिक है। एक बात ध्यान रखना, जिस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता जितनी अधिक होगी वो उतना ही अधिक मात्रा में पोषक तत्वों को ग्रहण कर सकता है। ये देखो, हमने क्या किया, खाद के रूप में या उर्वरक के रूप में या कैसे करके मिट्टी में पोषक तत्वों को डाला। अब मिट्टी में डाले गए पोषक तत्व पौधे के पास पहुंचने जरूरी है कि नहीं है, और पोषक तत्व जो पहुंचते हैं वो ज्यादातर धनायनों के रूप में पहुंचते हैं। तो यदि वहां की मृदा की धनायन विनिमय क्षमता अधिक है तो वो पोषक तत्वों का विनिमय करके और पौधे तक पहुंचा देगी, और अगर कम है तो पोषक तत्व मिट्टी में पड़े रहेंगे, आगे पौधे तक नहीं पहुंचेंगे। तो ध्यान रखना, धनायन विनिमय क्षमता सीधे सीधे मिट्टी के उपजाऊपन को दर्शाती है। कुछ और कारक भी होते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कारक है। ध्यान रखना, जिस मिट्टी की धनायन विनिमय क्षमता जितनी ज्यादा है वो मृदा उतनी ही ज्यादा उपजाऊ है। ठीक है ना। तो हम कुछ एक मृदाओं की बात करेंगे और उनकी धनायन विनिमय क्षमता पढ़ेंगे। देखो जी, एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले उस मृदा की बात करूंगा जिसकी धनायन विनिमय क्षमता सबसे ज्यादा होती है, और इस प्रकार की जो मृदा होती है वो होती है ह्यूमस। क्या होती है? ह्यूमस। पढ़ा हुआ आपका ह्यूमस। आपको पता है ना, ह्यूमस वो है तो सबसे अधिक मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं। अब देखो, हम औसत मान लिखेंगे, वैसे एक परास होती है। मैंने कह दिया कि ह्यूमस की जो औसत मान है वो 200 है, तो इसकी परास होती है, हो सकता है 100 से 300 के बीच में हो, 150 से 250 के बीच में हो, लेकिन उसका जो औसत मान है वो लिखा जाता है। तो ह्यूमस जो है ना, उसकी सीईसी सर्वाधिक मानी जाती है, और वो होती है 200। मात्रा क्या है? सेंटीमोल किलोग्राम यूनिवर्स। तो ह्यूमस के लिए पहला एग्जांपल है ह्यूमस, और ह्यूमस के लिए सीईसी का मान क्या होता है? सर्वाधिक। क्या होता है? सर्वाधिक। अच्छा, 2 नंबर पे आती है वर्मीक्यूलाइट। मृदाओं में जो वर्मीक्यूलाइट मृदा है ना, वो ह्यूमस के बाद आती है 2 नंबर पे, और इसकी जो सीईसी का मान होता है वो होता है 150। क्या होता है? 150 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। अच्छा जी, वर्मीक्यूलाइट के बाद जो आपका तीसरा नंबर आता है वो आता है एलोफेन का। ये मृदाओं के प्रकार है, हम जो पहला चैप्टर अभी पढ़ेंगे ना तब आएगा एलोफेन। और एलोफेन के लिए जो धनायन विनिमय क्षमता होती है वो होती है 100। क्या होती है? 100। उसके बाद मोंटी मोरिलोनाइट, यह भी एक मृदा का प्रकार है, मोंटी मोरिलोनाइट, और इसके लिए धनायन विनिमय क्षमता का औसत मान होता है 80। मोंटी मोरिलोनाइट, ये मोंटी मोरिलोनाइट है। उसके बाद नंबर 5, मोंटी मोरिलोनाइट के बाद इलाइट और क्लोराइट 2 प्रकार की मृदाएं हैं, दोनों ही। एक तो है इलाइट और दूसरी है क्लोराइट। इलाइट व क्लोराइट दोनों के लिए ही धनायन विनिमय क्षमता होती है 30, काफी कम है। इलाइट व क्लोराइट कितने होते हैं? 30। उसके बाद केओलिनाइट, ये भी एक मृदा है, केओलिनाइट, और इसकी तो धनायन विनिमय क्षमता बहुत कम हो जाती है, 8 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, बहुत ही कम उपजाऊ है। और उसके बाद नंबर 7, अगर किसी मृदा में बहुत ज्यादा ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड हो तो उसमें ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड, और इसके लिए जो होता है वो होता है 3 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। ठीक है ना। तो ये मान तुम याद रखोगे, इसके लिए 3 है, कई बार 4 भी होता है, 4 ठीक है ना, 4 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। तो ये टेबल तुम्हारे याद होनी चाहिए, और अगर ये याद नहीं है तो कम से कम इतना जरूर याद होना चाहिए कि सबसे ज्यादा ह्यूमस होता है और सबसे कम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होता है, और टॉप 2 में ह्यूमस और वर्मीक्यूलाइट आता है, और लोवेस्ट में आपका केओलिनाइट और ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड आता है, क्योंकि ये सब 100 से ऊपर वाले हैं और ये सब 10 से नीचे वाले हैं, बिलो 10। ठीक है ना। ये होगी धनायन विनिमय क्षमता। आज के लिए इतना ही। ओके बाय, मिलते हैं मंडे को।